कैसे हैं दोस्तों। अक्टूबर 2023 में 2023 में हमास के इसराइल पर हमले के चंद रोज बाद ट्विटर एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की गई। ये तस्वीर एक ट्रेनिंग मैनुअल था जो इसराइलियों ने हमास के एक फाइटर को हलाक करने के बाद उसकी जेब से निकाला था। इस मैनुअल पर तस्वीरों की मदद से बड़ी तफसील से हदायत दर्ज थी कि इसराइली मरकावा मार्क 4 टैंक को किस तरह तबाह किया जा सकता है। इस मैनुअल में 2 रॉकेट लॉन्चर्स दिखाए गए थे, जिनमें से एक चाइनीज था और दूसरा रशियन। टैंक पर ग्रीन और रेड मार्क्स के साथ बताया गया था कि टैंक का कौन सा हिस्सा कमजोर है और कौन सा मजबूत। ग्रीन मार्क्स का मतलब था कि इन हिस्सों को नुकसान पहुंचाकर टैंक को वक्ती तौर पर बेकार किया जा सकता है। इस जगह हमले के बाद इसराइली फोर्सेस को टैंक की मुरम्मत में कुछ वक्त जरूर लगेगा, जबकि रेड मार्क्स का मतलब था कि इन जगहों को हिट करने से टैंक को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इतना नुकसान भी पहुंच सकता है कि ये मैदान जंग में इस्तेमाल के काबिल ही न रहे। इसके अलावा मरकावा टैंक के हिफाजती सिस्टम को नाकाम बनाने के लिए भी इसी मैनुअल में तफसील से हिदायत लिखी हुई थी। इस ट्रेनिंग मैनुअल के अलावा कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिनमें दिखाया गया था कि कैसे हमास के ड्रोन्स फिजा से इसराइली टैंकों पर बम गिराकर इन्हें तबाह कर रहे थे। इन वीडियोस और मैनुअल्स से यह तय हो गया था कि गजा की ज़मीनी जंग में इसराइली मरकावा टैंकों और हमास के RPG-7 रॉकेट्स में एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा, जो कि शुरू के 3-4 महीनों में किसी हद तक नज़र भी आया। लेकिन गजा की जंग में साथियों सिर्फ ये 2 हथियार ही थोड़ी इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की शहरी अर्बन वॉरफेयर थी, जिसमें गलियों के अंदर कई मंजिला इमारतों में, तहखानों में, टनल्स में लड़ाइयाँ हो रही थी। इसमें जाहिर है बेशुमार हथियार थे, और ये वो हथियार थे जिनके लिए इसराइल और हमास कई दिहाइयों से तैयारियां कर रहे थे और इनके अंबार भी लगाने की कोशिश कर रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से दोनों तरफ से जितने भी हथियार इस्तेमाल हुए, इनमें से अहम तरीन का एक मुख्तसर जायजा हम आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि इसराइल अपनी सारी ताकत के बावजूद अब तक हमास की मुज़ाहमत को मुकम्मल ख़त्म क्यों नहीं कर पाया। साथियों, इसराइली फौज IDF के पास गजा की अर्बन वॉरफेयर के लिए अहम हथियार इसकी 2 गन्स हैं। इनमें से एक है ट्रेवर गन और दूसरी नेगेव लाइट मशीन गन। इन दोनों गन्स का मुकाबला हमास की AK-47 क्लैशनकोफ और चाइनीज टाइप 80 मशीन गन से था। ट्रेवर गन एक ऐसी राइफल है जिसे खास तौर पर अर्बन वॉरफेयर के लिए ही इसराइल ने तैयार किया है। इसका डिज़ाइन आम गन्स से बहुत मुख्तलिफ है। आम गन्स में मैगजीन ट्रिगर के आगे नस्ब होता है, जिससे इसे बैलेंस करने में मुश्किल होती है, जबकि ट्रेवर गन में ये मैगजीन ट्रिगर के पीछे नस्ब किया गया है। यूं इस गन का बैलेंस आम गन से बेहतर हो गया है। ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली गन्स में सेफ्टी स्विचर राइट साइड पर होते हैं, जिसकी वजह से राइट हैंडेड लोगों के लिए गन का इस्तेमाल आसान होता है, तहम लेफ्ट हैंडर्स को इसमें मुश्किल पेश आती है। लेकिन ट्रेवर गन में सेफ्टी स्विच राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पर हैं। यूं दोनों हैंड्स के लोग इसे बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेवर गन में मोस्ट मॉडर्न लेज़र साइट सिस्टम नस्ब है। इसकी वजह से तहखानों, सुरंगों और कम रोशनी वाली इमारतों के अंदर भी इससे निशाना लगाना आसान है। यह गन 1 मिनट में 950 गोलियां फायर कर सकती है। इसकी रेंज 550 मीटर यानी तकरीबन आधा किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। इसराइली फौजी ट्रेवर गन से पहले अमेरिकन M16 और M4 राइफल्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस गन के बाद से उन्होंने अमेरिकन गन्स को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ट्रेवर गन के मुकाबले में हमास फाइटर्स गोरिल्लाज की मशहूर ज़माना AK-47 क्लैशनकोफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गन 1 मिनट में 600 बुलेट्स फायर कर सकती है। इसकी मौसर इफेक्टिव रेंज जो है वो 350 मीटर है, यानी रेंज और फायर रेट दोनों में ही ये इसराइली ट्रेवर गन से बहुत पीछे है। इसके अलावा इसमें ट्रेवर गन जैसा बैलेंस और लेज़र साइट सिस्टम भी नहीं है। साथियों, हमास की AK-47 की एक खूबी बहरहाल ऐसी है जो ट्रेवर गन पर भारी है, वो ये कि AK-47 में 7.62 मिलीमीटर का राउंड इस्तेमाल होता है, जबकि ट्रेवर गन के एक राउंड का साइज 5.6 मिलीमीटर है। यानी AK-47 ट्रेवर से ज़्यादा भारी राउंड फायर करती है, इसीलिए इसकी गोली दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है जब हिट करती है। इसराइल इस लड़ाई में जो दूसरी गन इस्तेमाल कर रहा है वो नेगेव लाइट मशीन गन है। यह गन 1050 राउंड फी मिनट फायर कर सकती है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। इस मशीन गन में 2 बड़ी खूबियां हैं। पहली ये कि इसमें इसराइल का मोस्ट मॉडर्न साइट सिस्टम डैगर नस्ब है। यह कंप्यूटराइज्ड आला है जो अपने टारगेट खुद ट्रैक करता है और गनर को बताता है कि उसे किस वक्त फायर करना चाहिए।
اس کے علاوہ یہ حماس کے ڈرونز کی سمت اور سپیڈ کو بھی ٹریک کر کے گن کو خود ہی ان پر لاک کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے گنز کے لیے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم آٹومیٹک ٹریکنگ والی پرانی ٹیکنالوجیز سے 350% 350% بہتر ہے۔ نگیو گن کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کی گولیاں کنکریٹ کی موٹی دیوار کو بھی پھاڑ سکتی ہیں، یعنی دشمن ایک آدھ دیوار کی آڑ لے بھی لے تو اس گن سے نہیں بچ سکتا۔ نگیو گن کے مقابلے میں حماس فائٹرز ٹائپ 80 چائنیز مشین گن کی مختلف کاپیز استعمال کر رہے ہیں۔ اس گن کی زیادہ سے زیادہ رینج 1.5 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ 1 منٹ میں 800 راؤنڈز فائر کر سکتی ہے۔ اس میں بھی نگیو گن جیسے راؤنڈز ہی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ممکنہ طور پر اس کی گولیاں بھی دیواروں کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ اس کی رینج بھی اسرائیلی نگیو مشین گن سے لائٹ مشین گن سے کچھ زیادہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نگیو کے مقابلے میں اس کا ایک ڈرا بیک بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ حماس کی ٹائپ 80 میں ڈیگر جیسا جدید ٹریکنگ سسٹم نہیں ہے، اس لیے اس کا ٹارگٹ ہٹ کرنا اسرائیلی گن کی نسبت مشکل ہے، یعنی گنر کو کوئی مشینی گائیڈنس، AI گائیڈنس وغیرہ نہیں ملتی۔ اب ساتھیوں بات کرتے ہیں اس جنگ کے 2 سب سے اہم ہتھیاروں یعنی مرکاوا ٹینک اور RPG-7 کے مقابلے کی، جس کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اسرائیلی فوج غزہ کی لڑائی میں مرکاوا MK4 ٹینک استعمال کر رہی ہے۔ اس ٹینک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کا عملہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہے۔ اس کے عملے کے لیے، اس کے کریو کے لیے ٹینک کے اندر جو کیبن بنا ہے، اس کے گرد آرمر کی مضبوط سٹیل کی کئی تہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ٹینک کا اوپری حصہ جسے ٹورٹ کہتے ہیں، جس پر گن نصب ہوتی ہے، اسے بھی بہت زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے۔ کسی بھی طرف سے آنے والا فائر اس پروٹیکشن کو توڑ کر اندر موجود عملے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ کہ ڈرونز کے ذریعے بلندی سے گرائے گئے بم بھی اسے توڑ کر اندر بیٹھے سولجرز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ٹورٹ چونکہ فائرنگ سسٹم کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس لیے یہاں کسی بھی نقصان سے نمٹنے کا فوری انتظام ہے۔ وہ اس طرح کہ ٹورٹ کو آرمرڈ سٹیل پلیٹس اوپر نیچے رکھ کر الگ الگ حصوں میں بنایا گیا ہے، یعنی ٹورٹ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ اس کی کچھ پلیٹس ہی متاثر ہوئی ہیں۔ ان پلیٹس کو فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے گا اور ٹینک کا فائر سسٹم پھر سے چالو ہو جائے گا۔ یہ سب تو اس ٹینک کے پاور پوائنٹس تھے ساتھیوں، لیکن اس ٹینک میں ظاہر ہے کچھ کمزوریاں بھی ہیں، جن سے حماس فائٹرز نے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی ٹریننگ مینول جاری کیا تھا اور اپنے لوگوں کو ٹرین کیا تھا۔ دراصل ٹینک میں عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ویک پوائنٹس جو ہوتے ہیں ٹینک کے، ان کو بیرونی حصے میں یعنی عملے سے باہر والی جگہ پر شفٹ کر دیا گیا تھا، تاکہ کسی بھی صورت ٹینک کا عملہ متاثر نہ ہو سکے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ٹینک پر باہر سے نشانہ لگا کر اسے کم از کم وقتی طور پر بیکار کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ان کمزور سپاٹس میں ایک ٹینک کا انجن پوائنٹ ہے جو ٹینک کے اگلے حصے میں نصب ہے۔ اسے تباہ کرنے سے ٹینک مفلوج ہو جائے گا اور حرکت نہیں کر پائے گا۔ دوسرا ویک پوائنٹ ویپن سٹوریج والا حصہ ہے۔ ویسے تو مرکاوا ٹینک کے شیلز اس کے محفوظ حصے کے اندر ہی ہوتے ہیں اور انہیں وہیں سے لوڈ کیا جاتا ہے، لیکن ایمرجنسی استعمال کے لیے کچھ اسلحہ جیسا کہ گرینیڈز اور فیول گیلنز ٹینک کے ساتھ ٹورنٹ کے پچھلے حصوں میں باسکٹ بنا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں عملہ تب استعمال کرتا ہے جب ٹینک بیکار ہو چکا ہو اور عملے کے سروائیول کا مسئلہ ہو۔ یہ باسکٹس بظاہر محفوظ ہوتی ہیں کیونکہ سامنے سے آنے والا فائر تو انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ تو ہے ایک کھلی جنگ کی صورتحال۔ اربن وارفیئر میں معاملہ مختلف ہے کیونکہ گوریلاز کسی بھی سمت سے دوڑتے ہوئے آ سکتے ہیں، اس لیے پیچھے کی جانب رکھا ہوا ویپن سٹوریج بھی ایک ویک پوائنٹ بن گیا ہے۔ اسے تباہ کرنے سے ٹینک کے ٹورٹ کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ٹورٹ گھوم نہیں سکتا اور ٹینک کی چاروں جانب فائر کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف ایک ہی سمت میں اب فائر کر پائے گا۔ مرکاوا ٹینک کے یہی وہ 2 بہت ویک پوائنٹس ہیں جن پر حماس کے ڈرونز نے 7 اکتوبر کو بم گرائے تھے اور 2 ٹینکوں کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن ان ٹینکوں کا باقی حصہ محفوظ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹینک کا اوپری آرمر اتنا مضبوط ہے کہ ڈرون سے گرائے گئے بم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ بھلے مرکاوا ٹینک میں سولجرز کی سیفٹی کا بہت خیال رکھا گیا ہے، لیکن ایک کمی اس میں ہے، وہ یہ کہ مضبوط کیبن میں بیٹھے ٹینک کمانڈر کو باہر کی دنیا کا مکمل 360 اینگل ویژن نہیں مل سکتا تھا۔ بعض اوقات اسے ٹینک کے اوپر لگے ہیچٹ کو، ڈھکن کو ہٹا کر سر باہر نکال کر بیٹل فیلڈ کا جائزہ لینا پڑتا تھا۔ بس یہی لمحہ اس کے لیے بہت کمزور اور خطرے کا باعث بن جاتا تھا، وہ کسی بھی لمحے سنائپر کا نشانہ بن سکتا تھا۔ اسرائیل کے کچھ ٹینک کمانڈرز غزہ میں سنائپر فائرز کا اسی وجہ سے شکار بھی ہوئے۔ مرکاوا ٹینک کی انہی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، حماس نے اپنے فائٹرز کے لیے ایک تفصیلی مینول تیار کیا تھا جو آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس میں ٹینک کے کمزور حصوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے راکٹس، اینٹی ٹینک میزائل اور روڈ سائڈ بم حملوں کی ہدایات لکھی تھی۔
इस मैनुअल में एक और अहम बात यह थी कि टैंक के मशहूर ज़माना हिफाजती निज़ाम सो कॉल्ड ट्रॉफी सिस्टम को कैसे बेकार करना है। माय क्यूरियस फेलोज, ट्रॉफी सिस्टम यह है कि मरकावा टैंक पर 4 छोटे रेडार नस्ब होते हैं। ये टैंक की तरफ बढ़ते हुए किसी भी मिसाइल या रॉकेट को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद टैंक से मेटल की गोलियां या छोटे रॉकेट्स फायर होते हैं जो इस मिसाइल या रॉकेट को तबाह कर देते हैं। हमास के फाइटर्स ने किसी तरह ये अंदाज़ा लगा लिया कि अगर बहुत करीब से टैंक पर रॉकेट फायर किया जाए तो ट्रॉफी सिस्टम रिएक्ट नहीं कर पाता। इसलिए मैनुअल में फाइटर से ये कहा गया था कि वो टैंक के इंतहाई करीब जाकर रॉकेट फायर करें। इसीलिए हमास फाइटर्स RPG-7 रॉकेट से मरकावा टैंक को करीब से निशाना बनाते रहे हैं। गो के इसमें बेपनाह बहादुरी चाहिए थी, खतरा बहुत होता है, लेकिन जाहिर है गोरिल्ला फाइटर्स दलेरी और बहादुरी के बलबूते पर तो लड़ रहे होते हैं। हथियारों की दौड़ में तो वो बहुत पीछे होते हैं। आपको इस जंग के शुरू के दिनों की वो वीडियोस यकीनन याद होंगी जिनमें एक हमास फाइटर दौड़ता हुआ एक इसराइली टैंक के करीब पहुंचकर इसके कमज़ोर हिस्से पर बम चिपका देता है, फिर वापस पलटकर थोड़ी दूर से टैंक पर रॉकेट भी फायर करता है। टैंक को आग लगती है और इसका एक पुर्जा या एक पार्ट गिर जाता है। इस गिरे हुए छोटे से हिस्से को हमास फाइटर उठाकर वापस भाग जाता है। इस तरह कई बार ऐसा भी हुआ कि मरकावा के इसराइली कमांडर्स जो टैंक से बाहर झांक कर बैटलफील्ड का जायजा ले रहे थे, उन्हें भी स्नाइपर्स ने हलाक कर दिया। हमास इसराइल जंग के 6 माह बाद आज की सूरत हाल साथियों ये है कि मरकावा टैंक के कमज़ोर पॉइंट्स का मसला तो यूं का तू है, लेकिन टैंक के अंदर IDF सोल्जर्स को खतरे में डालने वाला मसला इसराइलियों ने हल कर लिया है। वो इस तरह कि उन्होंने गजा की लड़ाई में मरकावा टैंक का 5th जनरेशन वर्जन बाराक सुपर टैंक भी उतार दिया है। इस टैंक में कमांडर को 360 व्यू के लिए हैचेट खोलकर ढक्कन खोलकर बाहर नहीं झांकना पड़ता। वो टैंक के अंदर ही एक हेलमेट पहन लेता है और फिर वो जिस तरफ देखेगा उसे टैंक की दीवारों के पार सब कुछ नजर आएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है जिसमें कुछ सेंसर्स और कैमरों की मदद से दीवारों के पार देखा जाता है। इससे कमांडर बड़ी आसानी से बैटलफील्ड का मुकम्मल जायजा लेकर फौरी तौर पर कोई भी फैसला कर सकता है, टारगेट्स को लॉक कर सकता है। इसके अलावा टैंक के अंदर टच स्क्रीन्स भी नस्ब हैं जिन पर टैंक के सेंसर्स और रेडार्स का तमाम डाटा दिखाई देता है। इस डाटा के मुताबिक जो भी कार्रवाई करनी हो वो टच सिस्टम की मदद से फौरी कर ली जाती है। इस तरह ये एक स्मार्ट टैंक बन गया है और इसके अंदर मौजूद सोल्जर्स को दुश्मन से बचने या उस पर फायर करने में मुश्किल पेश नहीं आती। ये टैंक चारों तरफ से इस तरह सील है कि किसी आम हमले की सूरत में इसके हमले को खराश भी नहीं आएगी। हाँ, इसी लेवल के एंटी टैंक मिसाइलों से जब मुकाबला हो तो और बात है, जो कि अभी हमास फाइटर्स के पास वो रॉकेट्स, वो मिसाइल्स नहीं हैं। मरकावा टैंक के इस नए वर्जन में कम्युनिकेशन भी पिछले वर्जन की निस्बत बहुत बेहतर कर दी गई है। ये टैंक अगले वर्ष यानी 2025 तक मरकावा MK4 टैंक को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देगा और पूरी इसराइली फौज फिर यही टैंक इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, इसराइल के मरकावा और हमास के RPG-7 के अलावा भी दोनों फ्रीक लड़ाई में कई तरह के दीगर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि इसराइली फौजियों के पास 3 अहम अटली वेपन्स भी हैं, यानी दूर से दुश्मन पर फायर किए जाने वाले ज़मीनी हथियार। इनमें पहला वेपन आयरन स्ट्रिंग मार्टर यानी गोला है। आमतौर पर मार्टर गोलों में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता जो उन्हें निशाने तक लेकर जाए, लेकिन आयरन स्ट्रिंग के मार्टर्स गोले लेज़र GPS सिस्टम से लैस हैं। इस सिस्टम में टारगेट का सारा डाटा फायर से पहले ही लोड हो जाता है। इस वजह से ये मार्टर अपने टारगेट पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ गिरते हैं। कम से कम 10 किलोमीटर रेंज वाले ये मार्टर गोले 20 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की तह को भी फाड़ने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल ने इन मार्टर्स को, इन गोलों को हमास की रॉकेट लॉन्च साइट्स के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं गोलों की वजह से, मार्टर्स की वजह से हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। ताहम आयरन स्ट्रिंग में इसराइली फौजियों के लिए भी एक खतरा बहरहाल है। वो ये कि इन मार्टर्स की एक्यूरेसी पर भरोसा करते हुए कोई भी कमांडर इन्हें ऐसी जगह पर भी फायर कर सकता है जिसके करीब इसराइली फौजी मौजूद हों। वो कमांडर तो यही समझेगा कि मार्टर पूरी एक्यूरेसी से दुश्मन पर, पूरे प्रिसीजन से दुश्मन पर गिरेगा, लेकिन ये गलती से अपने ही फौजियों को भी निशाना बना सकता है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जंग में हर वक्त सूरत हाल बदल रही होती है। ज़रूरी नहीं कि कमांडर के पास अपनी फोर्स की 100% दुरुस्त मालूमात मौजूद हो। ऐसे में अंदाजे की ज़रा सी गलती तबाहकुन साबित हो सकती है। इसराइल का दूसरा अहम अटली वेपन एक्यूलार गाइडेड रॉकेट्स हैं। ये रॉकेट्स 20 किलोग्राम 20 kg बारूद के साथ 40 किलोमीटर की रेंज में हर टारगेट को तबाह कर सकते हैं। अब आप तो जानते हैं कि गजा की तो कुल लंबाई 41 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 से 12 किलोमीटर है मैक्सिमम। यानी इन रॉकेट्स को मतलब कि गजा में किसी भी पॉइंट पर डिप्लॉय किया जाए तो तकरीबन पूरा गजा इनकी रेंज में आ जाता है। इसराइल का तीसरा अहम अटली वेपन अमेरिकन साख्ता M109 होइट्ज़र है। ये मोबाइल तोपें हैं और आसानी से किसी भी जगह मुंतकिल की जा सकती हैं।
इन्हें जंग के शुरू में ही गजा के करीब तैनात कर दिया गया था। ये तोपें मरकावा टैंक से भी ज्यादा तबाहकुन हैं। मरकावा टैंक में 120 मिलीमीटर की तोप नस्ब है, जबकि M109 की तोप 155 मिलीमीटर कैलिबर की है। इन तोपों की रेंज तकरीबन 18 से 24 किलोमीटर तक है और ये 40 से 50 किलोग्राम वजनी गोले फायर कर सकती हैं। इसराइली अखबारात के मुताबिक जोश तोपखाना, यहूदी तोपखाना नवंबर 23 के आखिर तक गजा और लेबनान में 1 लाख गोले 100,000 शेल्स फायर कर चुका था। इनमें बड़ी तादाद M109 तोपों से ही फायर की गई थी। इसराइल के मुकाबले में हमास के पास अटली वेपन्स में हॉट्जर जैसी तोपें तो नहीं, लेकिन शुरू में मार्टर और रॉकेट्स बड़ी तादाद में मौजूद थे, शायद अब भी हो। हमास के पास 80, 80 और 120 मिलीमीटर के मार्टर गोले हैं। इन्हें हमास के फाइटर्स अपनी टनल्स से भी, उनके धानों से भी फायर कर सकते हैं। लेकिन इन मार्टर्स का डिसएडवांटेज ये है कि इनमें इसराइली आयरन स्ट्रिंग मार्टर की तरह GPS सिस्टम नहीं है, यानी इनकी एक्यूरेसी इसराइली मार्टर्स से बहुत कम है। ये डम बॉम्ब्स हैं। मार्टर्स के अलावा हमास के पास कम से कम 11 मुख्तलिफ किस्मों के रॉकेट्स मौजूद हैं। इनकी रेंज 10 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक है। इनमें कुसाम, फजर, खैबर और अयाश रॉकेट्स भी शामिल हैं। कुसाम सबसे कम रेंज का रॉकेट है जो 10 किलोमीटर तक मार करता है। M302 खैबर रॉकेट 200 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि अयाश रॉकेट 250 किलोमीटर तक मार करता है। लेकिन इन रॉकेट्स का भी वही डिसएडवांटेज है कि ये गाइडेड नहीं है। ये बस एक ट्रैजेक्टरी पर जाते हैं और बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर ले जाने की गाइडेड टेक्नोलॉजी इनमें नहीं है। इसके अलावा इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी इन्हें आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता है। इन रॉकेट से इसराइल को नुकसान पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका हमास के पास है कि इन्हें एक ही वक्त में बहुत बड़ी तादाद में फायर किया जाए। इस तरह कुछ रॉकेट्स आयरन डोम के लूप होल से गुजरकर टारगेट्स की जानिब हिट कर सकते हैं, असली निशाने पर नहीं। 7 अक्टूबर के हमले में भी हमास ने 3 से 5,000 रॉकेट्स मुसलसल फायर किए थे। इसी वजह से आयरन डोम इन रॉकेट्स को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा था। कुछ रॉकेट्स आबादियों में गिरे थे और इनसे इसराइल को खासा नुकसान भी पहुंचा था। अनगाइडेड रॉकेट्स के अलावा हमास के पास कम से कम एक गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल SA-7 मौजूद है। ये मिसाइल कंधे पर रखकर फायर किया जाता है और कम बुलंदी पर प्रवास करने वाले हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के लिए खतरा बन सकता है। इसके साथ रूसी साख्ता कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल भी हमास के पास आम देखे गए हैं। दोस्तों, ये सब हथियार जिनका हमने जिक्र किया है उन चंद वेपन्स में से एक है जिनका इस जंग में बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। इन सब हथियारों के अलावा भी दोनों तरफ से कई किस्म की गन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। इसराइल गजा में ममनूआ फास्फोरस और क्लस्टर बॉम्ब्स भी इस्तेमाल कर चुका है, जो कि वॉर क्राइम है। अमेरिका इसराइल की तरफ से फराहम करदा तबाहकुन 2000 पाउंड्स वजनी बॉम्ब भी 3000 से ज्यादा की तादाद में गिरा चुका है। बकौल अमेरिकी सदर जो बाइडन, इसराइल ने इस जंग में बड़ी तादाद में डम बॉम्ब्स भी चलाए हैं, यानी ऐसे बॉम्ब्स जिनका निशाना कोई नहीं होता, बस आबादी की तरफ टारगेट करके चला दिए जाते हैं, फिर जो जिसे चाहे हिट कर दे। जैसा कि हमास के रॉकेट्स भी ज़्यादातर इसी किस्म के होते हैं, लेकिन वो बहुत कम ताकत के हैं। तो इसराइल की तरफ से ज़्यादा ताकतवर डम बॉम्ब्स बकौर अमरीकी दिफाई इदारे और प्रेसिडेंट के चलाए जा चुके हैं। मैं क्यूरियस फेलोज, आप हैरान होंगे कि गजा जिसे इसराइल ने चारों तरफ से घेर रखा है, वहाँ हमास के पास ऐसे हथियार कहाँ से पहुँच जाते हैं। जितना आप इस सवाल पर हैरान हैं, उससे ज़्यादा हैरत आपको इसके जवाब पर होगी कि ये हथियार हमास ने इसराइल की मदद से ही तैयार किए हैं। अब ये कैसे हुआ? वो ऐसे कि इसराइल ने जब गजा का मुहासरा करके इसे बाकी दुनिया से काट दिया तो हमास के लिए बाहर से असला स्मगल कर लाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। वो अपने टनल्स के जरिए बाहर से कुछ हथियार जैसा कि रॉकेट लॉन्चर्स, बंदूकें वगैरह तो ला सकते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर बारूद लाना उनके लिए नामुमकिन था। तो अब हमास ने असलहे के लिए एक दूसरा सोर्स तलाश किया और ये था उसका बदतरीन दुश्मन इसराइल खुद। दरअसल इसराइल गजा पर जो गोले और मिसाइल बरसाता रहा है उसमें से तकरीबन 15% मुमकिन तौर पर फटते नहीं हैं। हमास कमांडर्स क्या करते थे कि इन्हीं इसराइली बमों और मिसाइलों से बारूद निकाल कर इनसे अपने छोटे रॉकेट्स को तैयार कर लेते थे। हमास ने अपने रजाकार यूनिट्स भी बनाए थे जो आम शहरियों और पुलिस के साथ मिलकर हर हमले के बाद ये असलाह जमा कर लेते थे। इस तरह हज़ारों की तादाद में इसराइली बॉम्ब्स और मिसाइल्स गजा की असला फैक्ट्रियों और वर्कशॉप्स में मुंतकिल हो गए थे। इनके एक एक हिस्से को हमास ने किसी न किसी शक्ल में दोबारा इस्तेमाल किया है।
हज़ारों की तादाद में छोटे रॉकेट्स बनाए हैं, बॉम्ब्स और गोले तैयार किए हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 750 पाउंड्स के एक इसराइली बॉम्ब में इतना बारूद होता है कि इससे हमास इंजीनियर्स सैकड़ों मिसाइल्स यानी रॉकेट्स तैयार कर लेते हैं। और इसराइल तो आप जानते हैं कि 2,000 पाउंड्स वजनी बॉम्ब भी गजा में बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है वो तरीका जिससे हमास ने इसराइली असलहा बारूद ही इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करके मुज़ाहमत जारी रखी हुई है। साथियों, इसराइली एक्सपर्ट्स ने 7 अक्टूबर को फायर किए गए कुछ रॉकेट्स का जायजा लेकर यह हकीकत तस्लीम भी की थी। उनका कहना था कि इन रॉकेट्स में जो बारूद इस्तेमाल हुआ है ये पिछली लड़ाई में फायर किए गए, इसराइल की तरफ से फायर किए गए मिसाइलों में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा दिसंबर 2023 में गजा में एक धमाके में 10 इसराइली फौजी हलाक हुए थे। इस हमले में जो बारूद इस्तेमाल हुआ था वो भी साबका इसराइली मिसाइलों ही का एम्यूनेशन था। एक और बात भी इस सिलसिले में अहम है। 7 अक्टूबर 2023 को एक इसराइली मिलिट्री बेस के बाहर मारे गए हमास गनमैन से एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। इस पर इसराइली जुबान में हिब्रू में वाज़ेह तौर पर कुछ लिखा हुआ था। ये एक जदीद बुलेट प्रूफ हैंड ग्रेनेड था जिसे यकीनन किसी इसराइली बेस से ही हमास फाइटर्स ने निकाल कर गजा में स्मगल किया था। इसके अलावा 7 अक्टूबर के हमले में इसराइली हलाकतों और गिरफ्तार इसराइलियों के साथ एक तीसरी चीज़ का जिक्र आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। वो चीज़ है इसराइली असलहा। जी हाँ, 7 अक्टूबर के हमले में हमास फाइटर्स काफ़ी तादाद में इसराइली राइफल्स और दीगर असलहा भी साथ लेकर गजा में वापस आए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइली इस वक्त भी गजा पर जो बेपनाह बारूद बरसा रहा है उसमें भी बहुत से बॉम्ब्स और मिसाइल फट नहीं पाते। ये असलहा, ये मिसाइल्स आने वाले वक्तों में मुमकिन है हमास या किसी और फ़लस्तीनी आज़ादी के लिए मुसल्लह तहरीक करने वाले लोगों के हाथ आ जाए। और अगर ये जंग मज़ीद कई साल चली तो ये असलहा इसराइल के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, इसराइल और हमास की जंग 6.5 माह से जारी है। फ़लस्तीन और यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया को सियासी और ज़बरदस्त मुआशी झटके दे रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक इस कॉन्फ्लिक्ट के एंगल से देखा जाने लगा है। ये दोनों जंगें कैसे इंटरनेशनल ग्रेट गेम को हमेशा के लिए बदल रही हैं, आप हमारी इन दोनों प्लेलिस्ट्स पर ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि मुसलमानों के सुनहरी दौर के अरूज व ज़वाल की कहानी क्या है और रैशनल और लॉजिकल और मंतकी इसकी हिस्ट्री क्या है।